जय हिंद। आज से हम लोग राज्य व्यवस्था के बारे में पढ़ने वाले हैं और वो राज्य व्यवस्था होगी तो भारत की राज्य व्यवस्था। तो ये जो हमारा क्लास होने वाला है राज्य व्यवस्था का, इसमें हम लोग चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग राज्य व्यवस्था के बारे में जानकारी लेने का प्रयास करते हैं कि राज्य व्यवस्था कहते किसको हैं। तो देखिए, राज्य व्यवस्था दो शब्दों से मिलकर बना है, एक राज्य और प्लस व्यवस्था। राज्य व्यवस्था जो है सो राज्य और व्यवस्था से मिलकर बना हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ जो है सो राज्य किसे कहेंगे, पहले हम लोग राज्य का डिफिनेशन जानते हैं, इसके बाद व्यवस्था को जानेंगे। देखिए, राज्य की जो परिभाषा है, ये जो है मॉन्टेविडियो प्रोटोकॉल यानी मॉन्टेविडियो कन्वेंशन 1933 में राज्य को परिभाषित किया गया कि राज्य कहने के लिए क्या आवश्यक है, क्या होना चाहिए ताकि हम उसे राज्य कह सकें। यहाँ राज्य से मतलब देश से है, नेशन से है, ठीक है। इसे राज्य यानी बिहार को जो आप राज्य समझते हैं वहाँ उससे तात्पर्य नहीं है, यहाँ तात्पर्य एक कंप्लीट नेशन से है, न कि स्टेट से, ठीक है। इस चीज़ में आप लोग अंतर कर पाइएगा। अब देखिए, राज्य कहेंगे किसको। राज्य कहने के लिए चार तत्वों की आवश्यकता होती है, जिसमें पहला आपका जनसंख्या हो जाएगा, दूसरा क्षेत्रफल हो जाएगा, तो देखिए, और तीसरा सरकार हो जाएगा, और चौथा संप्रभुता हो जाएगा। अब एक एक करके समझने का प्रयास कीजिए। जनसंख्या, किसी भी सबसे पहले राज्य होने के लिए क्षेत्रफल की आवश्यकता है। अगर कहीं भूभाग है तो वहाँ राज्य की स्थापना किया जा सकता है। अगर क्षेत्रफल हो गया तो वहाँ कोई ना कोई निवास करेगा, ठीक है। अब देखिए, अगर कोई व्यक्ति निवास कर रहा है तो उसे सुचारू रूप से चलाने के लिए कोई संस्थागत बॉडी होना चाहिए, जिसे हम लोग सरकार कहते हैं। एक सरकार का गठन किया जाता है जिसके माध्यम से उस देश का शासन प्रशासन चलाया जाता है। और फिर देखिए, अगर सरकार का गठन हो गया तो फिर वो सरकार खुद से निर्णय ले रही है या किसी के दबाव में आकर। अगर कोई सरकार कोई डिसीजन अपने आप से ले रही है तो वो देश संप्रभु देश कहलाता है, ठीक है। अब देखिए, 1947 से पहले भारत गुलाम हुआ करता था। भारत को ब्रिटिश उपनिवेश कहा जाता था, ठीक है। 1947 के बाद जब भारत को संप्रभुता मिला, उसके बाद इसे राज्य का दर्जा दिया गया, ठीक है। अब देखिए, इसमें अब फिर आपसे ये पूछा जा सकता है कि इन सब में राज्य होने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व है वो कौन सी है, तो आपका संप्रभुता सबसे महत्वपूर्ण तत्व हो जाता है। क्योंकि 1947 से पहले भी भारत एक देश था, लेकिन उसे राज्य की संज्ञा नहीं दिया जाता था। कारण ये था कि भारत संप्रभु नहीं हुआ करता था। यही कारण है कि 1947 से पहले भारत को राज्य की संज्ञा नहीं दिया जाता था। अब देखिए, राज्य को आप लोग समझ चुके हैं। अब हम लोग
व्यवस्था के बारे में पढ़ते हैं। व्यवस्था किसे कहते हैं? किसी भी देश में जो शासन प्रशासन की इकाई है उसे व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए एक संविधान की आवश्यकता होती है और इसी के माध्यम से किसी भी देश का शासन प्रशासन चलाया जाता है। अब देखिए, संविधान किसे कहेंगे? संविधान नियमों के समुच्चय को संविधान कहते हैं। समुच्चय का मतलब हो गया कि इकट्ठा, नियमों का संग्रह या जिसमें नियमों का वर्णन किया गया हो उसे ही संविधान कहते हैं। अब संविधान दो तरह का होता है। एक तो अलिखित संविधान, जहाँ का संविधान लिखा नहीं गया है। तो अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ सकता है कि अगर संविधान नहीं लिखा गया है तो वहाँ शासन प्रशासन किस माध्यम से होता है? तो वहाँ का शासन प्रशासन प्रथाओं के माध्यम से और फिर संसदीय कानून के माध्यम से, न्यायिक कार्य के माध्यम से, जो न्यायालय में फैसला दिया जाता है उसके माध्यम से, और ऐतिहासिक, जो उनका ऐतिहासिक दस्तावेज है उनके माध्यम से वहाँ का शासन प्रशासन किया जाता है, जहाँ का संविधान लिखित नहीं है। यानी इन्हीं प्रथाओं के माध्यम से संसदीय कानून, न्यायिक कार्य और उसके बाद ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, ऐतिहासिकता के माध्यम से वहाँ का शासन प्रशासन चलता है। अब देखिए, कहाँ का संविधान लिखा नहीं गया है। जैसे उदाहरण में आप लोग ब्रिटेन याद रखिए, सऊदी अरब याद रखिए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, और फिर एक और याद रखिए कनाडा। यानी एक मिनट, कनाडा, यहाँ का संविधान अलिखित संविधान है। अब देखिए, अलिखित संविधान के बारे में आप लोग कंप्लीट जानकारी ले चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं लिखित संविधान। जहाँ का संविधान लिखा गया है, अब संविधान लिखने का कार्य कौन करता है? तो वो संविधान सभा के माध्यम से संविधान लिखा जाता है। अब देखिए, लिखित संविधान कहाँ का है? तो भारत का हो गया, अमेरिका का हो गया, जापान का हो गया। ठीक है, ये पॉइंट आप लोग को क्लियर होगा। ये एग्जाम्पल आप लोग याद रखिए कि कहाँ का संविधान लिखित संविधान है और कहाँ का संविधान अलिखित संविधान है। कई बार आपको एग्जाम में ऑप्शन में ये दे देखा कि कहाँ का संविधान अलिखित संविधान है, और ऑप्शन में आपको भारत, अमेरिका, जापान और फिर ब्रिटेन, ये चार दे देता है, और उसमें से आपका एक ब्रिटेन आंसर हो जाता है। ठीक है, अब देखिए, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। यहाँ पर देखिए, अगर आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपको ये पता ही होगा कि यहाँ पर पॉलिटी की नींव जो है सुकरात से पड़ चुका था। यानी राज व्यवस्था, शासन प्रशासन किस तरह से किया जाए, इन्होंने अपने वक्तव्यों के माध्यम से बताना शुरू कर दिया था। ठीक है, और इन्हीं का शिष्य हुआ प्लूटो और अरस्तु, ये गुरु चेला हुआ करता था, और इनका जो संवाद द रिपब्लिक नामक पुस्तक में वर्णित है। अब देखिए, प्लूटो का शिष्य अरस्तु था, और अरस्तु का ही शिष्य हुआ सिकंदर महान। ठीक है, और अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक या पिता भी कहा जाता है। ठीक है,
इतना आप लोगों को समझ आ चुका होगा। अब देखिए संविधान के बारे में हम लोग बेसिक जानकारी लेते हैं, कुछ स्टैटिक पोर्शन कि संविधान, सबसे पुराना संविधान कहाँ का है। तो सबसे पुराना संविधान अमेरिका का संविधान सबसे पुराना संविधान है। वो 1789 में अमेरिका का संविधान लिखकर तैयार हुआ। ठीक है, फिर देखिए सबसे पुराना संविधान अमेरिका का हो गया। तो सबसे नया संविधान आपका क्यूबा का संविधान है, ये 2019 में लागू हुआ। अब देखिए आकार के आधार पर सबसे बड़ा और सबसे छोटा किसका संविधान है। तो सबसे छोटा संविधान आपका अमेरिका का संविधान हो जाता है। वो आर्टिकल के आधार पर, केवल अमेरिका के संविधान में 7 आर्टिकल है, इस आधार पर सबसे छोटा संविधान अमेरिका का संविधान है। लेकिन वहीं आपको अगर शब्दों के आधार पर पूछा जाए कि सबसे छोटा संविधान किसका संविधान है, तो वो है आपका मोनेको का संविधान। मात्र 3814 शब्द ही है उनके संविधान में। तो शब्दों के आधार पर अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे छोटा संविधान किसका है, तो वो आपका मोनेको का संविधान सबसे छोटा संविधान है। अब देखिए सबसे बड़ा संविधान किसका है। तो भारत का संविधान सबसे बड़ा संविधान है। ठीक है, लेकिन अगर आपको शब्द के अनुसार देखना हो, शब्द के अनुसार भी और आर्टिकल के अनुसार भी, सबसे बड़ा संविधान भारत का संविधान है। लगभग भारतीय संविधान में लगभग 1.5 लाख शब्द भारतीय संविधान में है। अब आपसे एक और पॉइंट याद रखिए कि विश्व का सबसे छोटा लोकतंत्र का संविधान किसका है। तो ये आपका नाउरी का संविधान हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों को इतना क्लियर हो चुका होगा, उम्मीद करता हूँ। ये आपका स्टैटिक पोर्शन था, कभी कदाल एग्जाम में आ जाता है, और वैसे भी नॉलेज के लिए भी इतना जानना जरूरी था। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। तो यहाँ आप लोग को संविधान ये सब मेंस का टॉपिक हो जाता है, तो इतना जानने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए संविधान सभा के बारे में हम लोग बात करते हैं। संविधान सभा किसे कहेंगे? यानी संविधान निर्माण करने के लिए, संविधान निर्माण करने के लिए जिस सभा का आयोजन हुआ उसे ही संविधान सभा कहते हैं। देखिए आपको यहाँ लिखा हुआ भी है, संविधान का निर्माण करने वाली सभा संविधान सभा कहलाती है। और फिर देखिए कि सबसे पहले संविधान सभा का विचार किसने दिया था। तो सबसे पहले संविधान सभा का जो विचार है वो इंग्लैंड का एक व्यक्ति हुआ करता था, उसका नाम था हेनरी मैन। हेनरी मैन ने ही सबसे पहले संविधान निर्माण करने के लिए संविधान सभा की आवश्यकता होती है, इन्होंने ही ये विचार प्रकट किया था। और फिर देखिए सबसे पहले जो संविधान सभा का गठन हुआ है वो अमेरिका में हुआ है। अमेरिका में सबसे पहले संविधान सभा का गठन हुआ, कब हुआ था? 1787 में फिलाडेल्फिया में। ठीक है, ये पॉइंट आप लोग याद रखिए। कई बार स्टैटिक पोर्शन के रूप में आपको डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा। तो यही आपको यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि हेनरी मैन इंग्लैंड के रहने वाले थे, सर्वप्रथम संविधान सभा का विचार दिया। और फिर 1787 में फिलाडेल्फिया में अमेरिका की संविधान सभा का सम्मेलन हुआ था। तो सबसे पहले संविधान सभा का जो सम्मेलन हुआ था वो अमेरिका के फिलाडेल्फिया में हुआ था। ठीक है, उम्मीद करता हूँ इतना आप लोगों को
याद भी हुआ होगा और समझ भी आया होगा। अब हम लोग भारत के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। संविधान सभा की मांग 1947 से पहले भारत अंग्रेजों का उपनिवेश हुआ करता था। अंग्रेज का उपनिवेश यानी भारत अंग्रेजों का गुलाम था। तो देखिए, भारतीय जो नेता हुआ करते थे उस टाइम के, हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, वो उनका ये कहना था कि भारतीयों का जो संविधान होगा वो भारत के लोगों के द्वारा लिखा जाना चाहिए और भारतीय नेताओं के द्वारा समय समय पर इस संविधान सभा की मांग किया गया। संविधान सभा का मांग किया गया। तो देखिए, सबसे पहले जो संविधान सभा का मांग किया गया है वो आपका 1895 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया। और ये कब किए थे? 1895 में। सबसे पहले कौन किए थे? बाल गंगाधर तिलक। वो किसके माध्यम से? वो स्वराज विधेयक के माध्यम से संविधान सभा की मांग किए थे। ये एक अनौपचारिक मांग थी, ठीक है। देखिए, और इसके बाद 1922 में महात्मा गांधी यंग इंडिया के माध्यम से, यंग इंडिया एक पत्रिका था, उसके माध्यम से संविधान सभा की मांग करते हैं और फिर उसमें पूर्ण आत्म अभिव्यक्ति की मांग करते हैं। यानी गांधी जी का कहना था कि भारतीयों का संविधान भारतीयों के इच्छा अनुसार होना चाहिए, ठीक है। आप लोग इसे नोट डाउन भी करते चलिए और इसी को आप लोग नोट्स के रूप में भी बना सकते हैं। वीडियो को रोकिए, उसे लिखिए और फिर आगे बढ़ते चलिए ताकि आपका नोट्स भी बन जाए और क्लास में ही आप लोग याद करने का भी प्रयास करिए। अगर ये सेशन आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने साथियों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। अब देखिए, 1922 में गांधी जी संविधान सभा की मांग किए थे। उसके बाद 1924 में मोतीलाल नेहरू भी संविधान सभा की मांग किए थे। और फिर देखिए 1934 में, ये आपका एक महत्वपूर्ण डाटा है और फिर ये भी कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। हालांकि यहाँ का जितना भी डाटा है किसी न किसी एग्ज़ाम में आ चुका है, चाहे वो यूपीएससी हो या बीपीएससी हो या फिर कोई भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। तो देखिए 1934 में एमएन रॉय ने संविधान सभा की मांग किया था। कई बार एमएन रॉय न दे करके आपको इनका पूरा नाम दे देता है। तो उनका एमएन रॉय का पूरा नाम था महावनेंद्र नाथ रॉय। ये एक साम्यवादी नेता हुआ करते थे। सबसे पहले औपचारिक मांग, संविधान सभा की सबसे पहले औपचारिक मांग किसने किया था? एमएन रॉय ने। कब किए थे? 1934 में। अब इन्हीं के बाद एक वर्ष के बाद 1935 में कांग्रेस के द्वारा संविधान सभा की मांग किया गया। इससे पहले कांग्रेस के द्वारा संविधान सभा की मांग नहीं किया गया था। इंडिविजुअल नेताओं के द्वारा संविधान सभा का मांग किया गया है, लेकिन कांग्रेस के बैठक में संविधान सभा का इससे पहले मांग नहीं हुआ था। तो सबसे पहले 1935 में कांग्रेस के द्वारा संविधान सभा का मांग किया गया। अब 1938 में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा न्यू हेराल्ड, उनका एक पत्रिका था, उनके माध्यम से संविधान सभा का मांग किया गया
और उनका कहना था कि संविधान सभा का जो निर्माण होगा वो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर होना चाहिए। तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर जो सबसे पहले संविधान सभा की मांग किए थे वो आपका जवाहरलाल नेहरू थे, और ये कब किए थे? 1938 में। ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा और इसे आप लोग कंप्लीट याद रखिएगा, एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछ दिया जाता है। अगर आप लोग इस वीडियो के माध्यम से पढ़ते हैं तो आप किसी भी राइटर, चाहे लक्ष्मीकांत हो या कोई भी बुक हो, तो आपको पढ़ने में आसानी होगी और इस नोट्स के माध्यम से आप लगभग 90% क्वेश्चन सॉल्व कर जाएंगे। अगर आप क्लास में ध्यान से सुनते हैं तो आप बहुत हद तक पॉलिटी का क्वेश्चन लगभग आप पूरा सही कर पाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। संविधान सभा का मांग तो भारतीय नेताओं के द्वारा किया ही जा रहा था। 1938 में पंडित नेहरू के द्वारा किया गया, ठीक है। अब देखिए 1939 से 1945 के दौरान आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, यानी द्वितीय विश्व युद्ध। ये जो आपका द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, तो द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेज भारतीयों का साथ पाने के लिए इन्होंने भारतीयों से ये प्रलोभन दिया कि हम द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आपका संविधान सभा का गठन करेंगे। तो इसके लिए उन्होंने 2 प्रस्ताव लाया। सबसे पहले अगस्त प्रस्ताव आया 1940 में, जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, लेकिन इसे कांग्रेस ने अस्वीकार कर दिया। फिर क्रिप्स मिशन भी आया 1942 में। क्रिप्स मिशन आया 1942 में, और इस मिशन को भी कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने अस्वीकार कर दिया था कि उस समय के नेताओं का ये कहना था कि आप द्वितीय विश्व युद्ध में हारने वाले हैं और हमें आप लालच देने का प्रयास कर रहे हैं। तो यही सब कारण था जिस कारण अगस्त प्रस्ताव और क्रिप्स मिशन दोनों को कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने ही अस्वीकार कर दिया। यही आपको यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगस्त प्रस्ताव और क्रिप्स प्रस्ताव में अंग्रेजों ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संविधान सभा का प्रस्ताव रखा, लेकिन इसे कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने ही अस्वीकार कर दिया, ठीक है। ये पॉइंट आप लोग हिस्ट्री में भी बेटर तरीके से पढ़ेंगे, थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे वहाँ पर। यहाँ पर थोड़ा संविधान सभा कैसे बना उसका पृष्ठभूमि हम लोग देख रहे हैं। तो यहाँ ये पॉइंट आप लोगों को समझ आ चुका होगा। अब देखिए यहाँ पर द्वितीय विश्व युद्ध जो चल रहा था, उसी समय 1945 में ब्रिटेन में चुनाव होने वाला था। तो वहाँ पर ब्रिटेन में 2 पार्टी है, एक कंजर्वेटिव पार्टी है और एक लेबर पार्टी है, ठीक है। तो कंजर्वेटिव पार्टी से उस समय चर्चिल हुआ करते थे और लेबर पार्टी से क्लीमेंट एटली हुआ करते थे। तो क्लीमेंट एटली ने ये घोषणा किया कि हम इस चुनाव में जीत के बाद और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारतीयों को स्वतंत्र कर देंगे। और इस चुनाव में 1945 में जो चुनाव हुआ, ब्रिटेन का चुनाव, उसमें लेबर पार्टी की सरकार बन गई। लेबर पार्टी के सरकार बनने के बाद चर्चिल वहाँ का प्रधानमंत्री बन जाता है। वहाँ का प्रधानमंत्री कौन बना? क्लीमेंट एटली, ठीक है। अब देखिए क्लीमेंट एटली जब
प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो सबसे पहले उन्होंने संविधान सभा की गठन की बात को रखा कि सबसे पहले उन्हें आज़ाद करने से पहले एक संविधान होना चाहिए, वहाँ का भारतीयों का एक संविधान होना चाहिए ताकि वहाँ का शासन प्रशासन बेहतर रूप से चले। तो क्लेमेंट एटली ने एक कैबिनेट मिशन भेजा, ठीक है, और ये कैबिनेट मिशन आपका 24 मार्च 1946 को गठित हुआ, ठीक है। अब देखिए, ये जो आपका कैबिनेट मिशन आया भारत, उसमें 3 सदस्य हुआ करते थे। कैबिनेट मिशन के कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे। एक थे पेंथिक लॉरेंस, एक थे एबी अलेक्जेंडर और एक थे स्टेफर्ड क्रिप्स। तो पेंथिक लॉरेंस इस कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे। पेंथिक लॉरेंस, आपको क्वेश्चन कई बार डायरेक्ट ये पूछा जाता है कि कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष कौन हुआ करता था। तो कैबिनेट मिशन का जो अध्यक्ष है वो पेंथिक लॉरेंस थे। और ये जो एबी अलेक्जेंडर है आपका, ये नेवल मंत्री हुआ करते थे, ठीक है। और स्टेफर्ड क्रिप्स ये वहाँ के व्यापार मंत्री थे। और कई बार एग्जाम में क्वेश्चन के रूप में आपसे पूछा जाता है कि कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन नहीं थे, कौन नहीं थे। तो आप लोगों को अगर ये 3 नाम याद रहता है तो आप चौथा नाम जो नहीं है उसमें आप टिक कर पाइएगा। अगर मान लिया जाए यहाँ पर पेंथिक लॉरेंस दे, एबी अलेक्जेंडर दे, स्टेफर्ड क्रिप्स दे और यहाँ पर एक नाम आपको चर्चिल दे देता है, तो आप लोग आसानी से ये आंसर कर पाएंगे कि चर्चिल कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे, ठीक है। अब देखिए आगे हम लोग देखते हैं कि ये जो कैबिनेट मिशन था आपका, तो कैबिनेट मिशन का उद्देश्य क्या था? कैबिनेट मिशन का ये उद्देश्य था कि संविधान सभा का गठन किया जाए और एक अंतरिम सरकार बनाया जाए, ठीक है। वही अंतरिम सरकार जब 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ, तो यही अंतरिम सरकार जो बना था, संविधान सभा के ही सदस्य थे उसमें। तो ये 1947 से 1952 के दौरान जो भारत का शासन प्रशासन चला है, वो अंतरिम सरकार के माध्यम से ही शासन प्रशासन चला है, ठीक है। अब देखते हैं संविधान सभा का जो गठन हुआ था वो कितनी जनसंख्या पर एक सीट का आवंटन हुआ था। आप लोगों से ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि संविधान सभा में जो सदस्य पहुंचा था वो कितनी की जनसंख्या पर एक सीट का निर्धारण हुआ था। तो ये 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट का निर्धारण हुआ था। और फिर सीमित मताधिकार था। वो जो एक यानी संविधान सभा के जो प्रतिनिधि थे उनका जो मत यानी प्रतिनिधि किस माध्यम से गए थे, तो उनका डायरेक्ट पब्लिक के माध्यम से निर्वाचन नहीं हुआ था। और निर्वाचन में भाग कौन लिया था? जो आदमी शिक्षित थे, जो व्यक्ति शिक्षित थे, जो और आय के आधार पर, आय का मतलब इसे समझिए जो गवर्नमेंट को टैक्स दिया करते थे, वही इसमें मताधिकार में सम्मिलित हुए थे। तो सीमित मताधिकार था, ठीक है। इस पॉइंट को आप लोग समझ लिए होंगे। अब देखिए अप्रत्यक्ष निर्वाचन था। प्रत्यक्ष निर्वाचन और अप्रत्यक्ष निर्वाचन। प्रत्यक्ष निर्वाचन किसे कहेंगे?
प्रत्यक्ष निर्वाचन उस निर्वाचन को कहा जाता है जिसमें डायरेक्ट जनता भाग लेती है और अपने प्रतिनिधि का चुनाव करती है। और अप्रत्यक्ष निर्वाचन किसे कहेंगे? अप्रत्यक्ष निर्वाचन उस निर्वाचन को कहते हैं जिसमें डायरेक्ट जनता भाग न लेकर जनता के द्वारा भेजे गए प्रतिनिधि उस चुनाव प्रक्रिया में भाग लेते हैं, उसे ही अप्रत्यक्ष निर्वाचन कहते हैं। आप उदाहरण के तौर पर राज्यसभा में जो वर्तमान स्थिति में जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं वो अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन डायरेक्ट निर्वाचन नहीं है, उसमें पब्लिक भाग नहीं लेती है। पब्लिक के द्वारा भेजे गए प्रतिनिधि वोट देकर उसे राज्यसभा में भेजने का काम करते हैं। और जब राज्यसभा पढ़ेंगे उस टाइम पे आप लोगों को बताएंगे डिटेल में। यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में आप लोगों को समझाने का प्रयास किए हैं। ठीक है, अब देखिए यही चीज़ आपको लिखा गया है कि कैबिनेट मिशन प्लान से संविधान सभा के निर्माण की घोषणा की गई, जिसमें 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट का निर्धारण किया गया। सीमित मताधिकार था। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि संविधान सभा में जो सदस्य पहुँचे थे उसमें मताधिकार प्रणाली कैसी थी, सीमित थी या असीमित थी? तो वो सीमित मताधिकार था, यानी शिक्षा और आय को आधार बनाकर मत देने का अधिकार था। अप्रत्यक्ष का मतलब आप लोगों को हम समझा ही चुके हैं। उम्मीद करता हूँ इतना आप लोगों को पूरा क्लियर हो चुका होगा। अब देखिए संविधान सभा को हम लोग देख चुके हैं, संविधान सभा किसे कहते हैं। अब देखिए संविधान सभा में जो प्रतिनिधि पहुँचे वो कितना प्रतिनिधि गए थे? तो उसमें प्रतिनिधि की संख्या थी 389। 389 जो प्रतिनिधि हुआ करते थे उसमें से 292 जो सदस्य था, 292 ब्रिटिश प्रांत से आया करते थे। 11 ब्रिटिश प्रांत था, वहीं से ये 292 सदस्य थे। 4 चीफ कमिश्नरी से थे। चीफ कमिश्नरी आप लोग इस तरह से समझिए, जो आज का जो यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश है, इसका मतलब आप उससे लगा सकते हैं। तो कितना यूटी था? 4 यूटी। तो ये जो है 292 और 4, ये आपका अंग्रेज के कंट्रोल का क्षेत्र हुआ करता था, जहाँ के सदस्य निर्वाचन के माध्यम से संविधान सभा में पहुँचे थे। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संविधान सभा में जो प्रारंभ में संविधान सभा के सदस्य हुआ करती थी उसमें से कितने सदस्य निर्वाचित थे? तो 296 सदस्य निर्वाचित सदस्य थे। अब देखिए ये जो आपका है कि 4 जो चीफ कमिश्नरी था वो कौन सब था? तो इसे ट्रिक के माध्यम से याद रखिए, ABCD। तो A फॉर अजमेर हो गया, B फॉर बलूचिस्तान हो गया, बलूचिस्तान ये पाकिस्तान में पड़ता है। ये कुर्ग, C फॉर कुर्ग, ये कर्नाटका का क्षेत्र है। और D फॉर दिल्ली, नई दिल्ली, जो आज का हमारा राजधानी भी है। ठीक है, ये आप लोगों को समझ आ गया। तो ये 296 हो गया, 389 में से 296 तो निर्वाचित था। और ये जो 93, इसमें 93 बच गया, वो 93 आपका राजा रजवाड़े, जैसे देसी रियासत जो हुआ करते थे, देसी रियासत के लिए 93 सीट का निर्धारण किया गया। जो निर्वाचित नहीं था वो राजा महाराजा अपने मन से
अपने प्रतिनिधि को भेजते थे, यानी देशी रियासत के जो प्रतिनिधि पहुंचे थे वो इलेक्टेड ना होकर नॉमिनेटेड थे, ठीक है, वो निर्वाचित ना होकर मनोनीत हुआ करते थे। ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, इस 296 सदस्य का जो निर्वाचन हुआ था, इन 296 सदस्यों में से जो आपका चुनाव हुआ, उस चुनाव में 208 सीट कांग्रेस जीत गया, कांग्रेस। और फिर 73 सीट कौन? मुस्लिम लीग। और फिर अन्य बहुत सारे छोटे दल जो थे उससे 15 सदस्य जीते थे, यानी अन्य में, यानी छोटे छोटे दल ये थे उससे 15। इस तरह से निर्वाचन हुआ था। तो यही आपको शब्द में लिखा हुआ मिलेगा आपको यहाँ पे कि 208 जो है सो कांग्रेस से जीते थे, मुस्लिम लीग से 73 और अन्य राजनीतिक पार्टी से 15 सीटें जीतकर संविधान सभा में पहुंचा था। तो यहाँ पर 208 सीट 389 में से अगर देशी रियासत जो 93 सीट था, इन 93 सीट को अगर छोड़ दिया जाए तो इसमें 208 सीट कांग्रेस जीतकर गए थे, यानी कांग्रेस बहुत बड़ी संख्या में जीत हासिल की थी, जिस कारण ग्रेनविल ऑस्टिन का ये कहना था कि कांग्रेस ही संविधान सभा है और संविधान सभा ही कांग्रेस है। कई बार ये स्टेटमेंट आपको एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसे याद रखिएगा। इसी परिणाम के आधार पर ग्रेनविल ऑस्टिन ने ये स्टेटमेंट दिया था, ठीक है। अब देखिए, भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो जाता है। तो भारत और पाकिस्तान के विभाजन के बाद यानी ये जो 389 सीट है, उसमें से आपको 90 सीट कांग्रेस की पाकिस्तान के पास चला जाता है, तो भारत के लिए 299 सीट बच जाता है। तो इन्हीं सीटों का अब देखिए फिर से बंटवारा आप लोग कीजिए। ये जो है 226 ब्रिटिश प्रांत से आए थे भारत में, अब यहाँ से 299 सीट पर ही हम लोग बात करेंगे। शुरुआत में कितना था? 389, और फिर बाद में विभाजन के बाद कितना रह गया? 299। इस 299 में से 226 ब्रिटिश प्रांत से और 3 चीफ कमिश्नरी से, ठीक है, जो कि पहले कितना हुआ करता था? 4 चीफ कमिश्नरी था जब 389 सीट था। तो उसमें से एक जो है चीफ कमिश्नरी यानी बलूचिस्तान जो है वो पाकिस्तान के पास चला गया, जिस कारण 3 चीफ कमिश्नरी भारत के पास रहा। और फिर उसमें से 23 देशी रियासत, जो पहले 93 थे, उसमें से 23 पाकिस्तान के पास पाकिस्तान को मिला, ठीक है। अब पाकिस्तान को मिला, उसमें से 70 जो है सो देशी रियासत भारत को मिला। तो यही जो है 299 का पार्ट बाय पार्ट आप लोग याद रखिए। तो आज के क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं। अगली क्लास में इससे आगे देखेंगे और इसे कंप्लीट करेंगे संविधान सभा को। बस इसे पढ़ते रहिए, याद कीजिए। जय हिंद।